जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम हमारा एक टॉपिक होता है ध्वनि मतलब साउंड। इसको दोस्तों हम पहले इसकी थ्योरी समझेंगे, मतलब इसके बारे में बेसिक जानकारी को समझेंगे कि ध्वनि होती क्या है, ध्वनि तरंगे क्या है, आयाम क्या है, तरंग वेग क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, प्रतिध्वनि क्या होती है। इन सभी टॉपिक को समझने के बाद मतलब दोस्तों ध्वनि की एक बेसिक जानकारी को समझने के बाद हम इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी और एएलपीएन टेक्नीशियन यानी रेलवे के सभी एग्जाम जिनमें ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्वेश्चन ज़्यादा हल नहीं करेंगे, केवल इसकी थ्योरी को समझेंगे, बाकी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को हल भी करेंगे। लेकिन इससे जो इसकी मतलब ये वीडियो हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले में ध्वनि को समझेंगे, ध्वनि होती क्या है, मतलब इसका पूरा टॉपिक, उससे इसके बाद कुछ क्वेश्चनों को भी हल करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उस पर मतलब ध्वनि से बनने वाले केवल क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस वीडियो में। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का, ध्वनि। क्योंकि दोस्तों रेलवे एग्जाम 2024 में जैसे एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम 2 शिफ्ट में मतलब होता है, CVT 1, CVT 2, तो CVT 1 का तो उसका हो गया है। और सभी में दोस्तों जी के मतलब जीएस पूछी जाती है तो साइंस भी आती है। बाकी इससे कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि ध्वनि से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी हमने बहुत सारे वीडियो रेलवे अकेडमी के लिए बनाए हैं, जैसे आवर्त सारणी के, राष्ट्रीय उद्यान के। बाकी दोस्तों आवर्त सारणी का हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लें। और जो हमारा शक्ति होती है, पावर, उसका वीडियो बना दिया है हमने, और इससे बनने वाले सभी प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ध्वनि साउंड। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। साउंड माने ध्वनि, अपनी साउंड या ध्वनि होती क्या है। तो दोस्तों ध्वनि क्या होती है। दोस्तों ध्वनि एक प्रकार का कंपन मतलब वाइब्रेशन है जो सुनने योग्य यांत्रिक तरंग के रूप में किसी माध्यम की सहायता से प्रवाहित होता है। अब दोस्तों इसमें एक मेन टॉपिक क्या है, ध्यान रखना, ध्वनि है जो कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है और एक यांत्रिक तरंग है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये ध्वनि तरंग होती है 3 प्रकार की होती हैं, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। क्योंकि दोस्तों इसको आप ध्यान से समझें, क्योंकि इससे ये भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे और मैं आपको बताऊंगा आपको किस प्रकार हल करने हैं वो क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखते हैं अपश्रव्य तरंग क्या होती हैं। इन्हें बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स मतलब अपश्रव्य तरंगे। तो दोस्तों अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य कान तक मतलब मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, मेन बात यह है। तो इसमें मेन बात आपको याद रखनी है, जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंग होती है उन्हें कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। उसके बाद आती हैं श्रव्य तरंगे, जिन्हें बोलते हैं ऑडिबल वेव्स। दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। और दोस्तों मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य के कान मतलब सुन सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मनुष्य केवल श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होती हैं पराश्रव्य तरंगे। तो दोस्तों ये क्या होती हैं, दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। दोस्तों पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, इन्हें दोस्तों केवल चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली मतलब दोस्तों ज़्यादातर इन्हें जानवर ही सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं। अब दोस्तों एक होती है ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंग क्या होती है दोस्तों, ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है। ठीक है, जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से चल सकती हैं, ये निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम देखते हैं जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनके उपयोग क्या होते हैं। तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने, कीमती कपड़ों, घड़ियों के पुर्जे और वायुयानों को साफ करने, और दोस्तों दूध के भीतर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में और कारखानों की चिमनियों से कालिख को साफ करने आदि में किया जाता है। ध्वनि विभिन्न माध्यमों जैसे हवा, पानी तथा ठोसों से होकर प्रभावित हो सकती है, मतलब दोस्तों होती है, मेन आप याद रखें। और दोस्तों गैसों, प्लाज्मा एवं द्रवों में ध्वनि तरंगे मतलब साउंड वेव्स अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। हालांकि ठोसों में ध्वनि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों प्रकार से ही संचरित हो सकती है। अब दोस्तों बहुत मेन टॉपिक बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखें कि ध्वनि की जो चाल सबसे अधिक होती है वो किस में होती है, ठोस में, और द्रव में मतलब उससे कम होती है, और सबसे कम किस में होती है, गैस में। तो ध्यान रखें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद गैस में, मतलब गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, सबसे कम गैस में। अब जो आपको मतलब बताने जा रहा हूँ टेबल के बारे में, उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें, और दोस्तों मतलब देखें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मूजबानी ऐसे ही, और उसको नोट कर लें
कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है, और वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनेंगे और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं माध्यम और ध्वनि की चाल मतलब मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो माध्यम जैसे पहला है हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितनी होती है 1284 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है हमारा हीलियम, हीलियम में दोस्तों होती है 965 मीटर प्रति सेकंड। फिर वायु, वायु में होती है 346 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में होती है 316 मीटर प्रति सेकंड। सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें होती है 213 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल जिसमें होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। अशुद्ध जल इसमें होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड। एथेनॉल जिसमें होती है 1207 मीटर प्रति सेकंड। और मेथेनॉल जिसमें होती है 1103 मीटर प्रति सेकंड। और एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। निकेल में होती है 6040 मीटर प्रति सेकंड। स्टील में होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में होती है 5950 मीटर प्रति सेकंड। पीतल में होती है 4700 मीटर प्रति सेकंड। और कांच या फ्लिंट में होती है 3980 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों इनको आप अच्छे ध्यान रखें, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो सभी आपको मैं कराऊंगा इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में सही, लेकिन इनसे बहुत अधिक क्वेश्चन बने हैं, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ध्यान रखें, जब भी मतलब ध्वनि के माध्यम की हम बात करते हैं तो वो हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही होती है। ठीक है, अगर कहीं पर किलोमीटर या किलोग्राम हो तो उसको आप बिल्कुल मतलब काट दें, मीटर प्रति सेकंड वाला ही सही होता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये हमने ध्वनि के विभिन्न माध्यमों में चाल को देखा, क्योंकि क्वेश्चन केवल इन्हीं से बनता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति तो मतलब नियत मतलब कांस्टेंट रहती है, परंतु चाल एवं तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अन्य वातावरणीय दशाओं जैसे ताप तथा वायु की चाल में परिवर्तन होने से ध्वनि की चाल में भी परिवर्तन हो जाता है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है एक गणना के अनुसार। मतलब दोस्तों ये छोड़िए, ऐसे आप काम करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि ध्वनि की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्वनि की मुख्यतः 3 विशेषता होती हैं, तारत्व, प्रबलता और गुणता। अब देखते हैं तारत्व मतलब क्या होता है। तारत्व को बोलते हैं इंग्लिश में पिच। तो तारत्व क्या होता है, तो ध्वनि का भारी अथवा महीन होना ही तारत्व है। तारत्व ध्वनि पर निर्भर करता है। जब ध्वनि की आवृत्ति और तारत्व अधिक होता है तब ध्वनि महीन नहीं होती, और जब ध्वनि की आवृत्ति और तारत्व कम होता है तो ध्वनि भारी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तारत्व। अगली विशेषता क्या है, प्रबलता, जिसे बोलते हैं लाउडनेस। तो दोस्तों प्रबलता के कारण तेज या मंद, मतलब दोस्तों प्रबलता के कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। प्रबलता के मात्रक फोन एवं सोन हैं। इसका प्रयोगात्मक मात्रक क्या है, डेसिबल। ध्यान रखें। अगला है गुणता मतलब क्वालिटी। तो भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलने वाली समान प्रबलता एवं समान तारत्व की ध्वनियों में भी भिन्नता होना उनकी गुणता को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा के परिणाम को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, एवं इसे आई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता का ऐसी मात्रक क्या है, वॉट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का ऐसी मात्रक क्या है, वॉट प्रति मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखें और नोट कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिध्वनि क्या होती है, मतलब इको। तो दोस्तों नोट कर लें इसको, मैं बता रहा हूँ प्रतिध्वनि क्या होती है। जब मूल ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी कठोर सतह से टकराकर परावर्तित होकर सुनाई पड़ती हैं तो इसे ध्वनि की प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए श्रोता अथवा परावर्तक सतह के बीच कम से कम दूरी 16.6 मीटर या लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। मनुष्य के कानों में ध्वनि का प्रभाव 1/10 मतलब 1/10 सेकंड तक महसूस किया जा सकता है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकंड का समयांतराल अवश्य होना चाहिए। तो ये कुछ मेन पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे इससे ही संबंधित मतलब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, उनको हम देखते हैं कि वो होते क्या हैं, क्योंकि दोस्तों वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ध्वनि के टॉपिक से। जैसे ये होता है दोस्तों आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ये क्या होता है, तो एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, ध्यान रखें। अब एक होता है आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तो किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा 1 सेकंड में दिए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज या सेकंड। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज या सेकंड होता है। यदि किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति n से तथा इसका आवर्तकाल t से प्रदर्शित किया जाए तो
इसमें संबंध क्या होगा, n बराबर 1/t। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखो, जैसे मैंने बताया कि आपको आवर्त, तो दोस्तों ये मतलब सरल आवर्त गति एक टॉपिक होता है, उसके अंतर्गत हम इसे रखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप। उसके बाद देखते हैं हम घनत्व, मतलब क्योंकि घनत्व का भी टॉपिक आप देखेंगे ध्वनि में आएगा आपको सुनने में। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व पदार्थ का एक अभिलक्षणिक गुण है, सही है। तो घनत्व होता है मतलब डेंसिटी, यह पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, इसको ध्यान रखें आप। एक निश्चित आयतन में किसी पदार्थ का कितना द्रव्यमान संचित रहता है, इस संबंध को घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ के मात्रक आयतन में संचित द्रव्यमान की मात्रा को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि घनत्व का सही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने घनत्व को समझ लिया क्या होता है, तो हमने आवर्तकाल, आवृत्ति और घनत्व को समझ लिया ये क्या होता है हमने। अब हम देखते हैं, मतलब ये जैसे हमने भी देखी ध्वनि तरंगे होती है तीन प्रकार की, अपश्रव तरंगे, श्रव तरंगे, पराश्रव तरंगे। अब हम देखते हैं केवल तरंगे क्या होती हैं। तो तरंग क्या होती है, तो दोस्तों तरंग, तरंग पदार्थ या द्रव्य में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है जो पदार्थ के वास्तविक भौतिक स्थानांतरण के बिना गति करता है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, क्योंकि ध्वनि हमारी कैसी है कि यांत्रिक तरंगें, ध्यान रखना। तो यांत्रिक तरंगें वे होती हैं जिनका संचरण भौतिक माध्यम जैसे वायु, ठोस तथा द्रव आदि की सहायता से ही संभव है। इन माध्यमों में यांत्रिक तरंगों का संचरण ऐसे माध्यमों में प्रत्यास्थता के गुण के कारण होता है। यांत्रिक तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। यांत्रिक तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। अब देखते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सॉरी दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। तो इनमें तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश माध्यम के कण कंपन करते हैं, जिनके इस कंपन के कारण इस तरंग संचरण होता है। जैसे ध्वनि तरंग का वायु में संचरण। अनुदैर्घ्य तरंगें सभी माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस में उत्पन्न की जाती हैं, ध्यान रखना। भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, मतलब भूकंपी तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग और वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ध्यान रखना। तो जैसे इसमें आया कि वायु में उत्पन्न ध्वनि, तो कैसी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। फिर आया अनुप्रस्थ तरंगे, ये क्या होती हैं, इस प्रकार की तरंगे माध्यम में तब तक उत्पन्न होती हैं जब तक माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ ठोस तथा द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। अब देखते हैं आयाम, क्योंकि ध्वनि के टॉपिक में आयाम भी आता है, तरंग दैर्घ्य भी आता है और तरंग वेग भी आता है। तो देखते हैं आयाम मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो किसी तरंग के संचरण के दौरान माध्यम के सभी कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर दोलन करते हैं, अतः दोलनकारी कण का अपनी मध्यमान स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, आयाम। अगला है हमारा तरंग दैर्घ्य, क्या होता है, वेवलेंथ। माध्यम में तरंग संचरण के दौरान माध्यम के किसी कण द्वारा किया, मतलब एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को दोस्तों लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, जैसे उल्टी वाई बनी होती है उस प्रकार। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर, एवं इसका एक अन्य मात्रक होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रम। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम, इसको ध्यान रखें। बाकी मतलब ऐसे ही मात्रक मीटर है, बाकी अन्य मात्रक एंगस्ट्रम है। अब देखते हैं तरंग वेग क्या होती है, वेव वेलोसिटी। तो तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। तरंग वेग को 20 से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तरंग का। तो सबसे पहले हमने समझा ध्वनि क्या होती है। ध्वनि तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं। पराश्रव्य तरंगों के हमने उपयोग देख लिए, आवर्तकाल देख लिया हमने, आयाम देख लिया, प्रतिध्वनि क्या होती है ये भी देख लिया। अब दोस्तों एक ऐसे मुख्य टॉपिक है जैसे हम मतलब ध्वनि के अंतर्गत पढ़ते हैं और जरूरी भी होता है, एक होता है मतलब ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ये क्या होता है, तो ध्वनि के मार्ग में यदि कोई अवरोध हो तो ध्वनि सरलता से अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ जाती है, इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। अब दोस्तों आपको मैं एक बहुत जरूरी नियम बताने जा रहा हूँ, मतलब प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, इसको आप ध्यान से सुनें, ठीक है, क्योंकि आपके जरूरी है। तो डॉपलर से इफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं। गतिमान ध्वनि स्रोत जब किसी श्रोता की ओर आ रहा, मतलब या तो दूर जा रहा होता है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती हुई या घटती हुई सी प्रतीत होती है, यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत और श्रोता की अपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता की अपेक्षिक गति के कारण श्रोता द्वारा
ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन महसूस किया जाना डॉप्लर प्रभाव कहलाता है। अब दोस्तों एक होती है मैक संख्या, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेगा, उसको देखते हैं कि मैक नंबर क्या होता है। तो ताप और दाब की समान परिस्थिति में किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या बराबर वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। अब हमारा एक टॉपिक रह गया, उसके बाद हम लाएंगे क्वेश्चन। एक टॉपिक रह गया हमारा पराध्वनिक चाल क्या होती है, सुपरसोनिक स्पीड। तो ये क्या होती है, किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होने पर इससे पराध्वनिक चाल कहते हैं, अर्थात ऐसी दिशा में गतिमान वस्तु के लिए मैक संख्या 1 से अधिक होगी। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब एक इसमें मेन बता रहा हूँ आपको, उस लाइन को ध्यान से सुने कि ऑडियोमीटर, जो ऑडियोमीटर होता है इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। बाकी डेसिबल भी होता है हमारा, मैंने आपको बताया था अभी, उसको भी ध्यान रखें। और प्रतिध्वनि के लिए मतलब जो अगर प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए श्रोता तथा परावर्तक की सतह के बीच कम से कम कितनी दूरी होती है, तो 17 मीटर। दोस्तों मैंने आपको कुछ मुख्य बिंदु थे जो बता दिए हैं, अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। बाकी इन सभी को आप अच्छे से ध्यान कर लें जो मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि इनसे ही सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आपने ध्यान से सुना है। तो हमने दोस्तों भी इसमें क्या क्या समझा आपको बता दूँ एक बार। हमने समझा कि आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, फिर हमने समझा इसमें घनत्व क्या होता है। घनत्व के बाद हमने देखा इसमें कि तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, आयाम किससे कहते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग वेग क्या है, ध्वनि तरंग क्या होती हैं। फिर हमने समझा कि ध्वनि क्या होती है, अपश्रव्य तरंग क्या होती हैं, श्रव्य तरंग मतलब ऑडिबल वेव्स क्या होती हैं, पराश्रव्य तरंग मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं। पराश्रव्य तरंगों के हमने उपयोग समझे, ध्वनि की विशेषताएं समझी, तारत्व, प्रबलता, गुणता, ध्वनि की तीव्रता समझी, प्रतिध्वनि क्या होती है ये भी हमने समझा, मैक संख्या क्या होती है ये समझा, पराध्वनिक चाल क्या होती है, डॉपलर का प्रभाव समझा और ध्वनि का विवर्तन समझा। दोस्तों एक मुख्य बिंदु बता दूं मैं अपने डॉपलर प्रभाव से संबंधित। तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव हुआ है जिसका वर्णन 1842 में क्रिश्चियन एंड्रियोस डॉपलर ने किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें कि डॉपलर प्रभाव का वर्णन 1842 में क्रिश्चियन एंड्रियोस डॉपलर ने किया था, इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो हमारे सब कुछ मुख्य बिंदु हो गए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली होती हैं, इनको मनुष्य नहीं सुन सकता है। दूसरी होती हैं श्रव्य तरंगें, ये 20 से मतलब 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं, इनको दोस्तों मनुष्य सुन सकता है। फिर होती हैं पराश्रव्य तरंगें, ये क्या होती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, इनको केवल चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली मतलब जो पशु होते हैं वही इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, पशु पक्षी वगैरह। तो अब हम दोस्तों ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा है साउंड से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे साउंड क्या होता है, इसकी जो मुख्य बिंदु थे वो अच्छे से हमने समझ लिए हैं कि ध्वनि तरंग क्या है। दोस्तों ध्वनि एक प्रकार की ऐसी तरंग है, यांत्रिक तरंग, ध्यान रखना है। सबसे अधिक गति होती है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, मतलब गैस में सबसे कम होती है। तो ध्वनि साउंड रेलवे के सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 से लेकर 2019 तक, उनको हल करेंगे, जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई और एएलपीएफ टेक्नीशियन। ठीक है, तो 2016 से लेकर 2019 तक पूछे गए सभी क्वेश्चनों की वीडियो में हम हल करेंगे। बाकी क्वेश्चनों का एक वीडियो इसके बाद और आएगा पार्ट 2, उसको आप देखेंगे, उसमें ध्वनि से संबंधित पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हल करवा दूंगा मैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी 18 और 16 में दोस्तों क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो द्रव में, ठोस में, हवा में, निर्वात में। तो किस में, निर्वात में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था दोस्तों ये हवा में भी करती है, ठोस में भी करती है, द्रव में भी करती है, बाकी निर्वात में नहीं करती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं, दाब, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक। तो मतलब ध्वनि तरंगे दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो मतलब ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्वनि तरंगे कैसी हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, ध्यान रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, आयाम, समय अवधि और आवृत्ति, गति या घनत्व। तो कौन सी, घनत्व। क्योंकि मैंने बताया था घनत्व क्या होता है, इसलिए मैंने बताया था इसका मतलब वो क्या होता है, मात्रा घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ध्यान रखें। बाकी इससे मतलब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ये वर्ड आए थे इसलिए मैंने बताया कि घनत्व या डेंसिटी होती क्या है। तो दोस्तों घनत्व भाई ये ध्वनि की विशेषता नहीं है, मतलब ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, यांत्रिक
या दोस्तों सुपर। तो कैसी होती है? यांत्रिक। हमने शुरू में पढ़ा था। ध्वनि एक प्रकार का कंपन होती है जो सुनने योग्य यांत्रिक तरंगों के रूप में किसी माध्यम की सतह से प्रभावित होती है, मतलब यांत्रिक तरंगे। तो ध्वनि कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे। ठीक है। ग्रुप डी और एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था 18 में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु के ताप पर, वस्तु की सामग्री पर, वस्तु की गुणवत्ता पर, या वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 5वें का। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, या दोस्तों इसमें दिया है आयाम। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए मतलब आवर्तकाल। और मैंने आपको पहले बताया कि आवर्तकाल होता क्या है। ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन या एक दोलन में पूरे होने, मतलब दोस्तों आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। सेकंड दोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। तो हमने देख लिया आवर्तकाल क्या होता है। तो छठे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, ए आवर्तकाल। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता, नोट, पिच, या संगीतों से क्या कहते हैं? तीव्रता। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मतलब। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, तीव्रता। 8वां क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए? ठोस, गैस, द्रव, या सभी? तो सभी। मतलब ध्वनि दोस्तों ठोस, द्रव तथा गैस इन सभी में संचरण कर सकती है। सबसे अधिक किस में करती है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम करती है गैस में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आरआरबी, जेई और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। 9वां क्वेश्चन है कि डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, वेग, आवृत्ति, या हर्ट्ज? तो दोस्तों हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 90 का। 10वां क्वेश्चन है, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किसका? ध्वनिक सुरक्षा, श्रव्य सुरक्षा, अपवर्तन, या अवशोषण? दोस्तों अवशोषण, अपवर्तन मतलब ये तो वैसे ही मतलब ध्वनिक टॉपिक नहीं पढ़ते हैं हम। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ध्वनिक सुरक्षा। 10वें का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है? अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब, या घूर्णन? तो दोस्तों मैंने शुरू कब बताया, जो ध्वनि होती है मतलब वो कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब वाइब्रेशन। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कंपन। ग्रुप डी में 2018 में दोस्तों क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया है आपके दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 24 में आपके बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं और आपके रेलवे के एग्जाम कुछ ऐसे हैं जो 2025 से मतलब शुरू हो जाएंगे। तो आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके एसएससी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से देख के अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें और नोट्स भी कर लें। बाकी मैंने आपको जो थ्योरी बताई है उसको नोट्स कर लें, उसको कई बार पढ़ें, उसके बाद अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो सब क्वेश्चन आप अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इसको ऑप्शन सही हो जाएगा बी हमारा, कंपन। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? देखते हैं कि दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन डी, कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं? किरण का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव, या चुंबकीय अंतर? तो किसके कारण होते हैं? हवा के दबाव के कारण। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? रिक्टर स्केल से, टेस्ला से, डेसिबल से, हर्ट्ज से? तो दोस्तों देखिए रिक्टर स्केल से मापते हैं भूकंप की तीव्रता मतलब भूकंप की तीव्रता, टेस्ला से मापते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन जो डेसिबल इससे क्या मापते हैं हम? ध्वनि की तीव्रता। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने की मानक इकाई कौन सी है? दोस्तों वो कौन सी है? हर्ट्ज। हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मतलब ध्वनि की जो तीव्रता मापते हैं वो कैसे मापते हैं? डेसिबल में, लेकिन जो उसकी मानक इकाई है वो कौन सी है? हर्ट्ज। तो 15वें का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं? कंपन नहीं करते, कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें ए हमारा सही होगा, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। मतलब जिस तरफ तरंग चलेगी उसी प्रकार जो कण है वो भी चलेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 16वें का। 17वां क्वेश्चन है, ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का बिल्कुल गलत हो जाएगा, अनुगूंज गलत हो जाएगा, कंपन ऊर्जा गलत हो जाएगा। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। मतलब ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है तो यांत्रिक ऊर्जा भी होगी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है।
यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन बी हमारा सी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति, मतलब जैसा माध्यम होगा उसमें गति करेगी। जैसे ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। 19वां क्वेश्चन है बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का मतलब ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या होता है, तो क्या होता है बी, 0 वाला, जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया तरंगों के बारे में कि पराश्रव्य तरंगे मतलब इंफ्रासोनिक और श्रव्य तरंग मतलब ऑडिबल और पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक। तो इसमें कितनी होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो दिया है दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, इसमें दिया है किलो, वैसे हज़ार भी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। अल्ट्रासोनिक मतलब पराश्रव्य तरंग जिनको केवल चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली मतलब पशु पक्षी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21वां है मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है। 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, ये भी गलत हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हमारा, क्योंकि मनुष्य केवल श्रव्य तरंगें सुन सकता है मतलब ऑडिबल वेव्स। इनकी मतलब आवृत्ति कितनी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ग्रुप डी में क्वेश्चन 4 बार पूछ लिया, मतलब 3 बार ग्रुप डी में और 1 बार जेई में, तो बहुत जरूरी टॉपिक है सभी साइंस के। 22वां क्वेश्चन है मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। तो दोस्तों क्या होगा जो बी पे दिया है 80 वाला, ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा। 23वां क्वेश्चन है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उन्हें इंफ्रासोनिक, सॉरी दोस्तों इंफ्रासोनिक, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, तो वो कौन सी नहीं दोस्तों 22,000 हर्ट्ज से अधिक, क्योंकि इसकी अधिकतम सीमा कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज। इसमें दिया है दोस्तों 18,000, ये सही हो जाएगा। फिर दिया है इसमें 100 हर्ट्ज, ये भी सही हो जाएगा। और इसमें दिया है 20,000 हर्ट्ज, ये भी सही, लेकिन जो 22 दिया है बी पे 22,000 हर्ट्ज, ये हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों ये मतलब मनुष्यों के लिए सही नहीं है, अगर इतनी किसी ने सुन ली तो मतलब दोस्तों बहरा हो जाएगा वो, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज से कम, सॉरी दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 है एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर, तरंग की आवृत्ति क्या है, तो वो क्या होगी दोस्तों 17,000 हर्ट्ज। अब देखिए दोस्तों इसमें जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो आपको स्वयं मतलब हल करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास एक सिस्टम नहीं जो मैं आपको हल करवा दूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है, मैं अपने वीडियो स्वयं बनाना पड़ता है मुझे अकेले ही। बाकी मतलब दोस्तों पूरी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको ये हल करवा पाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं करने हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बता दूंगा कि न्यूमेरिकल कैसे हल करने हैं ध्वनि के बारे टॉपिक से। तो बाकी ध्वनि के टॉपिक के मतलब जो फार्मूले होते हैं उनको याद कर लें और उनको घर पर बैठ कर लगाएं, क्योंकि आप जो सीख के जाएंगे आपके एग्जाम में वही आपके काम आएगा। तो बाकी मैं आपको सभी न्यूमेरिकल का आंसर बता दूंगा इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के बारे। ठीक है, बाकी आपको हल खुद करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था 27वां डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं, तो वो कौन सी होती हैं दोस्तों सी मतलब पराश्रव्य। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनकी मतलब आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक। तो ध्यान रखना पराश्रव्य तरंगे होती हैं जो चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। ग्रुप डी में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 28वां क्वेश्चन है मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है, तो वो कितनी होती है दोस्तों 16 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, क्योंकि जो श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उससे अधिक नहीं होती है। तो सी पे दिया है केवल 20,000 हर्ट्ज, के का मतलब आता है किलो, जिसको हिंदी में बोलते हैं हज़ार। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 16 से मतलब 16 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें हमने 28 कर ली। 29वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 29वां क्वेश्चन दिया है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है, तो मतलब किससे अधिक होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासोनिक मतलब पराश्रव्य तरंगे, तो दोस्तों इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिन्हें केवल मतलब जो पशु पक्षी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी से जो होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 30वां क्वेश्चन है हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है,
मतलब हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक। क्या होती है? सुपरसोनिक। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2024-25 के लिए जरूरी है, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसी आई है और एग्जाम में 2025 में शुरू हो जाएंगे इसके। 31वां क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो सही मतलब नहीं पूछा है इसमें। पहला है कि ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती हैं, सही है। ये मैकेनिकल यानी इसको यांत्रिक तरंग है, ये भी सही हो जाएगा। डी पे दिया ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती, ये भी सही हो जाएगा। इसमें दिया है इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसमें सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो ध्वनि होती है उनका माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस होता है, इनमें दोस्तों मतलब वो गति करती है मेन रूप से, तो मतलब ध्वनि को भी यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी ऑप्शन सी हमारा इसमें सही नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो एनटीपीसी होती है रेलवे, मतलब आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्वायरमेंट एनटीपीसी दोस्तों, इसके थ्रू जो नौकरी मिलती है मतलब जॉब मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं और उनकी सैलरी भी अधिक होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन का भी लेवल बनाते हैं, ठीक है वो, तो ध्यान रखें इस बात को। 32वां क्वेश्चन है ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो क्या पड़ता है? ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा। इसमें एक दिया दोस्तों क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला आ गया कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर सेकंड है, तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है, तो कितनी होगी? 513 मीटर। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 18 में क्वेश्चन पूछा गया था। 34वां क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन दिया है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या पड़ता है? इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। अगर हम वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 35वें का। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। 36वां क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो कितना लगेगा दोस्तों? 2.0 सेकंड, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है, इस प्रतल में ध्वनि तरंग की गति डैश है, तो कितनी होगी? 1800 मीटर सेकंड, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है एक प्रसारण केंद्र 71 गुणे 104 हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 गुणा 108 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है, तरंगों का तरंग दैर्ध्य होगा, तो कितना होगा? 422.5 मीटर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 39वां एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर सेकंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 2 मीटर। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। 40वां क्वेश्चन है वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी, तो क्या होगी? 331 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल हमने 40 क्वेश्चन हल किए, बाकी ध्वनि की पूरी थ्योरी को समझा। इसके बाद लगभग हम 70 से अधिक क्वेश्चन हल करेंगे, मतलब ध्वनि से पूछे गए हैं जो रेलवे के एग्जाम पूछे गए तो उनको हल करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहता है, जिसमें हमने ध्वनि को अच्छे से समझा और उससे संबंधित जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 40 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें जो क्वेश्चन बचे हैं 40 से ज़्यादा, मतलब 40 के बाद हम लगभग हमारे 80 क्वेश्चन और रहेंगे, उनको हल करेंगे इसी अगले पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उसको पढ़ लें, वरना किसी बुक से उठाकर ध्वनि को पहले चैप्टर को पूरा पढ़ लें, उसके बाद आप ये क्वेश्चन लगाएं, तभी आप हल कर पाएंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, अगर दोस्तों वीडियो में कहीं पर कोई कमी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और बाकी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। आपके एग्जाम सभी आने वाले हैं 2024, अब तो दोस्तों आपके एग्जाम 2025 में ही होंगे, वो 24 में आपका ALP का CVT 1 हो गया है, और दोस्तों इस बार CVT 1 की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, तो आप CVT 2 की तैयारी अच्छे से करें अपनी। बाकी आपने जिस भी मतलब जो भी आपने फार्म भरा है उसकी तैयारी कर लें, जो फॉर्म भरा है उसकी तैयारी करें, आराम से अपनी पढ़ाई करें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अगला वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।